और आज की ये वीडियो देख के आपके 14 तबक रोशन होने वाले और आपको ये पता चलेगा कि स्कूल कौंसिल में लूट कर खाने वाला कौन है। वो कौन है जो खरबों रुपए की रिहाइश गांव पे रहता है, खरबों रुपए की रिहाइश गांव में। वो कौन है जो 1.5 लाख गाड़ियां इस्तेमाल करता है। और आज की वीडियो बहुत अहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वो वीडियो है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था पिछली अपनी एक वीडियो में कि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव शो करने वाला हूँ। और आज की ये वीडियो देख के आपके 14 तबक रोशन होने वाले हैं। और ये अभी पहली है, अभी तो मैंने इसकी सीरीज में और भी कर रहा हूँ। और आपको ये पता चलेगा कि स्कूल कौंसिल में लूट कर खाने वाला कौन है। वो कौन है जो एक साल में 80 अरब का तो सिर्फ पेट्रोल खा जाता है या पी जाता है। वो कौन है जो खरबों रुपए की रिहाइश गांव पे रहता है, खरबों रुपए की रिहाइश गांव में रहता है। वो कौन है जो 1.5 लाख गाड़ियां इस्तेमाल करता है। और आज की वीडियो बहुत अहम, इसलिए मामलात को समझने के लिए इसको पूरा जरूर देखिएगा। क्या आपको लेकिन मैं बताऊं कि दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी जो है वो किधर की है, वो है इंग्लैंड की। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी। और इंग्लैंड की हुकूमत दुनिया की साबका एक सुपर पावर है, वर्ल्ड पावर है, जिसने आधी ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की है। और उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने हर जगह से लूट मार की है। उस हुकूमत के पास सिर्फ 45 गाड़ियां। कितनी? 45। इंग्लैंड में वजीरों को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए सरकारी गाड़ी नहीं मिलती। क्या आपको पता है कि सिर्फ इंग्लैंड के वजीर आजम के लिए एक गाड़ी है, वो किसी और के पास नहीं। आपको पता है कि इंग्लैंड के वजीर आजम वो तो अपनी एक गाड़ी पे आते हैं और वजीर जो है वो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट साइकिल या बस सर्विस इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन पे भी आते हैं, सबवे पे आते हैं। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड की काबीना सिर्फ 7 गाड़ियां इस्तेमाल करती है। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, जहां सालाना बजट खसारा 2000 अरब तक पहुंच चुका है और जिस मुल्क पर 127 बिलियन डॉलर का कर्जा है, वजह इसका कि दुनिया की चौथी इकॉनमी हो, जिसकी करेंसी हर 3 महीने में 35% डी वैल्यू हो रही है, जिसके पास इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है, जिसके खजाने में सिर्फ 3.5 बिलियन डॉलर रह गए, वहां रोजाना 1.5 लाख गाड़ियां सरकारी प्रोटोकॉल पे, ना सिर्फ सरकारी कामों के लिए बल्कि बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, बेगमात को सैर व तफरी पे ले जाने के लिए, बच्चों को शाम को रेसें लगाने के लिए ये मुयसर होती है। अब सिर्फ आया कि जी सिंध हुकूमत के पास 25,000 गाड़ी हैं। अब अगर आप उन गाड़ियों पर लगाएं कि रोजाना 10 लीटर पेट्रोल वो इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ रोजाना आप समझे तकरीबन 2-2.25 लाख लीटर पेट्रोल खर्च करती हैं। उसकी कीमत जो है वो यौमिया 7 करोड़ रुपया बनती है, 7 या 8 करोड़ रुपया बन जाती है उसकी एक दिन में। अभी गाड़ियां महीने में एक दिन तो चलती नहीं है ना, बल्कि पूरा महीना पूरा साल चलती हैं। और इस तरह जो गाड़ियां आई, ये सिर्फ 25,000 गाड़ियां, ये एक साल में तकरीबन 2.5 अरब रुपया सालाना, 2.5 अरब रुपए का पेट्रोल फूंक देती है। और ये तो कुछ भी नहीं है। 1.5 लाख गाड़ी में से 25,000 सिंध की है, तो बाकी 1.25 लाख गाड़ी में से आधी से ज्यादा पंजाब की है। और फिर KPK है, वफाक है, बलूचिस्तान हुकूमत है, इन सब की गाड़ियाँ हैं उसमें। और इन 1.5 लाख गाड़ियों में तकरीबन आधी जो है मुझे बताया गया वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। यानी वो आधी काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं वो रेगुलर हर महीने जा रही हैं। उनकी जो वेयर एंड टेयर के खर्चे हैं वो हर महीने जा रहे हैं। हर महीने उनके लिए पार्ट्स आ रहे हैं और वो गाड़ियाँ वर्कशॉप में हैं, लेकिन पार्ट्स आ रहे हैं, यानी पैसे वर्कशॉप वाले मालिकान वो सारे खा रहे हैं। और उसके बाद क्या है जी, आप समझें कि इन गाड़ियों में से लेट से आप आधी भी लगा दें, आधी सिर्फ यानी 75,000 गाड़ी, तो सालाना 80 अरब रुपए का पेट्रोल फूंक रही हैं हम। अभी मैंने पूरी नहीं लगाई, मैं तो आधी लगा रहा हूं। यानी अगर एक सूबे की गाड़ी जो है आपको उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये सोचे पाकिस्तान की जो गाड़ियां हैं कुल 75,000, ये 80 अरब सालाना का पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। और अगर मैं सारी गाड़ियों का लगा लूं, क्योंकि ये क्लेम करते हैं पेट्रोल उसके ऊपर, ये क्या करते हैं, गाड़ी भले वर्कशॉप में है, ये पेट्रोल की पर्चियां बनवा के जो है ना ये देते रहते हैं कि मैंने पेट्रोल पड़वाया और उसके पैसे मिल रहे हैं। तो आप समझे 1.5 लाख अरब जो है वो हम सालाना इन बाबुओं को दे रहे हैं, सिर्फ सरकारी गाड़ियां। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आदाद शुमार के मुताबिक, ये 2018 के आदाद शुमार आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में 1.70 करोड़ गाड़ियाँ थी, जो 2025 में 3 करोड़ हो जाएंगी। पाकिस्तान का एनर्जी इंपोर्ट बिल जो है तकरीबन औसतन जो है एवरेज 10 अरब डॉलर के करीब है। और पाकिस्तान अपनी एनर्जी का दूसरा बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट के ऊपर फूंक रहा है। और इंडस्ट्री के बाद कुल एनर्जी का 34% ट्रांसपोर्ट पर इस्तेमाल होता है। और कुल हमारी लिक्विड फ्यूल एनर्जी का
60% जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है। यानी अगर हमने अपनी रविश नहीं बदली, हमने अगर अपनी आदतें नहीं बदली, तो अगले 2 साल में 4 से 5 बिलियन डॉलर का पेट्रोल का सालाना खर्चा ये मजीद बढ़ जाएगा, जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगा। कोई है जो इस मुल्क में जो मुस्तकबिल के आदाद और शुमार को देखकर पॉलिसी बनाए, कोई है इस मुल्क में जो अपने घर की तरह इस मुल्क की भी प्लानिंग करे, कोई है इस मुल्क में जो अपने घर की तरह इस मुल्क की एक एक पाई बचाए। मुझे तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा कोई। एक आया था वो निजात दहंदा करप्ट सियासतदानों से, वो गाड़ी तो दूर की बात है, हेलीकॉप्टर में 1 अरब रुपए का पेट्रोल फूंक कर बाहर निकल गया। क्योंकि हम बेकारी नहीं है, हमने किसी से डिक्टेशन नहीं लेना, हम गरीब मुल्क नहीं है। इस मुल्क पर राज्यों और महाराजाओं की हुकूमत है, इसलिए हर रोज़ खबर आती है कि जनवरी 4, 2022 पंजाब हुकूमत ने सूबाई वज़रा के लिए 46 गाड़ियां खरीदने का हुक्म दे दिया, 21 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट की मंजूरी भी दे दी है। यानी बरतानिया की हुकूमत की कुल गाड़ियों में से एक गाड़ी सिर्फ इस गरीब मुल्क के एक सूबे की काबीना ने पहले से मौजूद गाड़ियों में इजाफा कर दिया। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। 22 अक्टूबर 2022 93 गाड़ियां पंजाब के अफसरशाही के लिए 1 अरब रुपए की रकम से खरीदने का हुक्म दे दिया गया। सितंबर 2022 वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम से 133 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। सितंबर 2021 केपीके हुकूमत जो है उसने हुकूमत के लिए 111 गाड़ियां खरीदने की इजाजत दे दी, जो 60 करोड़ रुपए की रकम से खरीदी गई, और गाड़ियां भी एसयूवीज, जीपें, वो छोटी गाड़ियां, करोला में तो नहीं बैठना उन्होंने। और मैं इस तरह की दर्जनों खबरें आपको पिछले 2 साल से निकाल के दे सकता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत ने इसी माली साल के पहले हिस्से में जून से दिसंबर तक 2200 लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दी है, जिनकी कीमत कई अरब रुपया बनती है। लेकिन यही नहीं, बल्कि इस गरीब मुल्क के बाबू जो इस गरीब आवाम की खिदमत करने की बजाय दिन रात इसका खून चूसते हैं, इनकी पांचों की में और सरकड़ाई में। यहां तो पंजाब में हेलीकॉप्टर और जहाज भी किराए पर एडवांस में बुक कर लिए जाते हैं, क्योंकि उनके बाप का माल है। यह मुल्क और इनकी रियाया इनकी अयाशियों के लिए है। पाकिस्तान का एक सरकारी अफसर जिसका 20वां ग्रेड हो, वो हमें यूनाइटेड नेशंस के एहलकारों से 12 गुना महंगा पड़ता है। अब मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि वाई यूनाइटेड नेशंस। ये कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूं, ये कंपैरिजन बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। ऐसे आप जो हमारा अफसर है उसको मुख्तलिफ किस्म के कुल 75 से ज्यादा अलाउंस मिलते हैं। तहकीक के मुताबिक एक ग्रेड 20 के पाकिस्तानी अफसर की औसतन बुनियादी तनख्वाह तो सिर्फ 1,66,000 रुपया बनती है, लेकिन असल में उसे हासिल मुराद और फायदे माहाना 7,29,511 रुपए के बराबर है। ग्रेड 20 के ऑफिसर को दी गई कार के तमाम अखराजात, घर और तिबी सहूलियात का तखमीना लगाया जाए तो वो इसकी बुनियादी तनख्वाह से 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रेड 21 के पाकिस्तानी अफसर की औसतन बुनियादी तनख्वाह 1,11,720 रुपये और इनकी कार, घर, तिबी अखराजात के साथ इनको मिलने वाले माली फवायद माहाना तकरीबन 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। गोया इनकी असल तनख्वाह बुनियादी तनख्वाह से 11 गुना ज़्यादा है या 1100 गुना ज़्यादा है। ग्रेड 22 के एक सरकारी अफसर की औसतन बुनियादी तनख्वाह तो सिर्फ 1,23,470 रुपये होती है, लेकिन इसे दरअसल 11 लाख रुपए के माली फवायद हर महीने दस्तयाब होते हैं। एक सेक्रेटरी लेवल का अफसर जो है तकरीबन 9,10,000 रुपये माहाना लेता है। अगर ग्रेड 20 और 22 के अफसरान की जानिब से सरकारी गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल से इनके ऊपर खर्च होने वाली रकम इनकी बुनियादी तनख्वाह से भी 1.2 गुना बढ़ जाती है। और मेज़ के नीचे से कमाई जिस पर इनका सारा फोकस होता है उसकी तो बात ही ना करें, अरबों खरबों डिकार जाते हैं और मुल्क का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाता है। सरकारी अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों के ऊपर होने वाले अखराजात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रेड्स 20 से 22 तक अफसरों की बुनियादी तनख्वाह से ज़्यादा माहाना इनकी गाड़ियों पे खर्च होता है। सरकारी घर, अगर इनकी मैं आपको तफसीलात बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे तो एक अलग प्रोग्राम में मैं करूंगा, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें मैं बता दूं कि हमारी तहकीक के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल रिहाइश गाहों की कुल कीमत तकरीबन 14.5 खरब 1.5 बिलियन के बराबर है। हुकूमत इन तमाम सरकारी घरों को अगर प्राइवेट सेक्टर को बेच के 14 खरब से ज़्यादा रकम हासिल कर सकती है। इन तमाम मकानात को अगर हुकूमत किराए पे दे दे तो इससे सालाना पता नहीं कितने बिलियन सिर्फ किराया आएगा। और ये ब्रेक नहीं लगती है वहाँ पे। अभी आप देखते जाएं, शर्माते जाएं, अगर आपको शर्म आती है तो सारों को। मेडिकल अलाउंस, यानी सरकारी अफसरान को सैलरी स्लिप में शामिल होने वाले मेडिकल अलाउंस के अलावा हर महीने उन्हें मजमूई तौर पे
2.3 अरब रुपए मेडिकल अखराजात के ज़िम्मन में अदा किए जाते हैं। 6 अरब रुपया फ्यूल अलाउंस की मद में सालाना अदा किया जाता है। आप पेंशन ले लें कि सरकारी तौर पे पेंशन की रकम सरकारी मुलाजिम की आखिरी बुनियादी तनख्वाह का 70% है, लेकिन अगर गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से पेंशन में इजाफों को शामिल किया जाए तो ये बुनियादी तनख्वाह का 122 से 140% तक बढ़ जाता है। औसतन एक सरकारी अफसर जो 25 साल मुलाजमत करता है वो 80 साल की उम्र में पहुंचने तक पेंशन वसूल करता रहता है, और इसकी मौत पर उसके 13 वरसा खानदानी जो हैं वो पेंशन का दावा कर सकते हैं, जिनमें उसकी अहलिया, गैर मनकूहा बेटी, कम उम्र बच्चे, बेवा बेटी, मुतल्लका बेटी, माजूर बच्चे और दीगर अफराद शामिल हैं। अब आपको समझ आई कि हमारे मुल्क को किस तरह से लूटा जा रहा है। आपको मैंने पहले कहा था कि यूनाइटेड नेशंस की, मैं आपको एग्जांपल इसे दूंगा कि यूनाइटेड नेशंस दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, सबसे बड़ी, और सारी दुनिया उसमें फंड करती है। अमेरिका ज़्यादा करता है, बाकी भी ममालिक करते हैं उसमें। और यूनाइटेड नेशंस के लोग दुनिया में जहाँ पे डिप्राइव तरीन इलाके हैं ना, अफ्रीका ले लें, अमेज़ॉन ले लें, और जगह ले लें, वहाँ पे जाके वो बुनियादी ज़रूरियात के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जितनी भी लोगों की तनख्वाहें होती हैं, मुराद होती हैं, उससे यूनाइटेड नेशंस को ज़्यादा देनी पड़ती है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। कि अगर एक आदमी यहाँ पे 1 लाख रुपया ले रहा है तो उसको 2.5 लाख रुपया वो देगा, तो कोई आदमी जाएगा ना कि मैं यूनाइटेड नेशंस 3 साल कर लूँ तो मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, और मुझे डिपुटेशन पे लोग जो जाने की बात करते हैं। अब आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशंस जो है, जिसको दुनिया के तमाम अमीर तरीन ममालिक जो हैं वो उसको फंड करते हैं, और वो 3-3 गुना ज़्यादा तनख्वाहें और बेनिफिट्स दे रहा होता है लोगों को, क्योंकि उन्होंने आप समझें कि क्या कहेंगे, नॉन फैमिली स्टेशंस कह लें उनको आप, जहाँ पे उनके बीवी बच्चे भी नहीं हो सकते उनके साथ, या ऐसी जगहें कि अब नाइजीरिया में अगर वो जाते हैं तो फ़र्ज़ करें ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है, ना उनके लिए अस्पताल है, ना कुछ चाहिए, तो उनको बड़ी नामुसाइद हालात में भी रहना पड़ता है। UN को खुद से उनके लिए फैसिलिटीज़ भी क्रिएट करनी पड़ती, तो उधर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता कोई। लेकिन इधर आप देखें कि इधर चांदी लगी हुई है। हमने यूनाइटेड नेशंस को बहुत पीछे छोड़ दिया था जितना हमारे सरकारी अफसरान ले रहे हैं। अब जब आपको मैं सरकारी अफसरान की सरकारी प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात दूंगा तो आपको पता चलेगा कि हम 20 से 25 बिलियन डॉलर जो है हम एक दिन में पूरा कर सकते हैं अगर हम उस ज़मीन को बेच दें, उन घरों को हम बेच दें। वो कैसे, वो तफसील भी आपको बताऊंगा। इनकी जो मेडिकल स्लिप्स है, अगर उन सारों को जमा कर लें तो आपके होश उड़ जाएंगे। भाई ये गाड़ियों के ऊपर जो मैं कर रहा हूँ, इस पे अभी हमें मेंटेनेंस का नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमें न वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत हमें कोई बता नहीं रही है। अभी हम उनको ऑफिशियली लीगली भी लिख रहे हैं, यानी लिख कर, और फिर कोर्ट के ज़रिए हमने ये चीज़ें लेनी है उनसे कि हमें पता चले कि भाई एक्चुअली इस मुल्क को टीका कितने का लग रहा है। तो गरीब आदमी के ऊपर आप कह देते हैं आपको कुर्बानी देनी होगी। शहबाज शरीफ आपको शर्म नहीं आ रही, इमरान खान आपको शर्म नहीं आ रही, शाहिद खाकान अब्बासी आपको शर्म नहीं आ रही, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी आपको शर्म नहीं आती, राजा परवेज़ अशरफ साहब आपको शर्म नहीं आती। आप सारे वज़ीर आज़म में आप लोग आके लोगों को कहते रहे कि कुर्बानी दे, कुर्बानी दे। आप लोग अपने अल्लाह और अपने खर्चे बचाएं, ये कौम बच जाएगी। आप लोगों की लूट मार कम हो जाए, ये कौम बच जाएगी, और यही सच है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।